नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक बातचीत लोकसभा में आज दिन भर की कार्रवाई पर। लोकसभा में आज पूरे दिन क्या कुछ खास होगा, किस तरह की चर्चाएं होंगी, किन मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे, ये तमाम सारी बातें अगले 1 घंटे तक हम अपने दर्शकों को बताएंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज प्रश्नकाल में आज के मंत्रालय में कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, लोक उद्यम, गृह मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके साथ ही बागवानी के समन्वित विकास का मिशन, पर्यावरणीय स्वीकृति, विदेशों में पेट्रो रसायन परिसर जैसे सवाल पूछे जाएंगे। और आज के अहम सवालों पर एक नजर डालते हैं। औषधियों का मूल्य, मानव वन्य जीव संघर्ष, कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास जैसे जुड़े सवाल आज पूछे जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ईपीएफ से जुड़े मुद्दे पर संसद में अपनी बात रखेंगे। अध्यादेश के बारे में विवरण सभापटल पर रखे जाएंगे। शत्रु संपत्ति संशोधन विधिमान्यकरण अध्यादेश पर भी चर्चा होगी और रेल बजट पर सामान्य चर्चा आज जारी रहेगी। लोकसभा में ये तमाम सारी चीजें आज दिन भर होंगी और इन्हीं मुद्दों पर विभिन्न दलों के सांसद अपनी बात रखेंगे सदन में, लोकसभा में। और इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष अहलावत, आप बीजेपी से सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जयप्रकाश नारायण यादव, आप आरजेडी से सांसद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र चौधरी, आप सीपीआईएम से सांसद हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा संतोष जी आपसे, लोकसभा में आज प्रश्नकाल से जो शुरुआत होगी उसमें बागवानी से जुड़े संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आप कैसे देख रही हैं? बागवानी से जुड़े सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं, किस तरह की स्थिति है इस क्षेत्र में, क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारा किसान पहले परंपरागत खेती करता था, अन्न के अलावा, अन्न उपजाने के अलावा उसका विचार कहीं होता नहीं था। जैसे जैसे समय बदला है, आज किसान भी प्रगतिशील किसान बन गया है, पढ़ लिख गया है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में हिस्सा लेता है और उसको ये समझ में आ गई है कि खाली अन्न उपजाने से किसान की बहबूदी होने वाली नहीं है, तरक्की होने वाली नहीं है। इसलिए उसने एक कदम बागवानी की तरफ बढ़ाया। आज फूलों का उद्योग बहुत पनप रहा है, आज सब्जियां और फल बहुत पनप रही हैं। और मैं कहूँगी कि जिन क्षेत्रों की जलवायु अच्छी नहीं थी, वहाँ भी निरंतर शोध के द्वारा ऐसे बीजों का उत्पादन हो गया है जहाँ वो चीज़ें भी होने लगी हैं जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी। राजस्थान के उन रेतीले हिस्सों में आज खजूर की खेती होना अपने आप में एक करिश्मा है। तो इस दिशा में निरंतर प्रयासों के बाद आज जो बागवानी की तरफ रुझान हुआ है किसानों का, वो एक अच्छा संकेत है। ठीक है, जयप्रकाश जी आप कैसे देख रहे हैं इस क्षेत्र को? देखिए, धरती माता है, माँ को हम कैसे यूज करते हैं, सेवा करते हैं और मौसम के मियाज के मुताबिक क्या हम उत्पादन करते हैं। जी, कृषि हमारा समृद्धि का रास्ता है और भारत कृषि प्रधान देश है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश का समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत और खलिहानों होकर गुजरता है। तो यदि किसान मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, खेती करने वाले लोग मजबूत होंगे, तभी भारत समृद्ध होगा। बागवानी एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण हमारा अंग है। चाहे हम जिस ढंग की सब्जियां उगाएं, जी, फल फूल उगाएं, आम का पेड़ कितना लगता था, आम का पेड़ जो है धीरे धीरे समाप्त होता गया। और मौसम के मियाज के मुताबिक जो है फल और खेती और सब्जियां, बागवानी कोई एक जो है गमले का बागवानी नहीं है और गमले का बागवानी हमको नहीं करना है। बागवानी का मतलब है कि ऊसर ज़मीन भी है, गादी ज़मीन भी है, जहाँ कम पानी भी है, अधिक पानी भी है, जहाँ मौसम कम भी है, फिर भी वहाँ कई चीज़ हो सकता है। जैसे इन्होंने खजूर की बात किया, अरे राजस्थान में हम खजूर का, तो सूरजमुखी का खेती का, हम जो है कई फल फूल जो है दलहन का, तेलहन का, कई चीज़ों का है।
तो बागवानी को हमको मजबूत करना है, समृद्ध करना है, उस पर अधिक से अधिक बल देना है, राशि देना है और मिट्टी के मुताबिक जी हमको उत्पादन करना है। इसलिए खेती और बागवानी, एग्रीकल्चर, किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। किसान के आंख में आंसू रहेगा, देश हमेशा जो है हताशा और निराशा में रहेगा, कभी मजबूत नहीं। ठीक है जितेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं बागवानी का एक ऐसा क्षेत्र, तो क्या ये समझा जाए कि जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन, जैसे राजस्थान का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, उस लिहाज से हमें और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए और बागवानी को और हमें मजबूत बनाना चाहिए? हाँ जरूर, मेरे जो साथियों का साथ मैं सहमति हूँ जी। ये देखिए, समय के प्रवाह के साथ साथ हिंदुस्तान का जो फार्मिंग कम्युनिटी, इसका भी ये वित्तीय योजना कैसे होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सपोर्ट कैसे होंगे और उसका बैकवर्ड लिंकिंग, फॉरवर्ड लिंकिंग किए होंगे, ये होना चाहिए। अभी सिर्फ राजस्थान में नहीं है, हिंदुस्तान में ये अलग अलग सा ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो उस हिसाब से हमको योजना बनाना चाहिए। और किसान लोग, वो लोग तैयार है जी। लेकिन आज देखना है आज़ादी का वक्त पर जो प्राइमरी सेक्टर से, किसी सेक्टर से इसको जीडीपी में उनका हिस्सा था 52% जी। अब कहाँ पे गिरावट हो गया, ये 10% का आसपास में। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये जो बागवानी हो जो हो, इसमें किसानों को ये समय के प्रवाह के साथ उनको बदलना चाहिए, वो बदल रहा है, लेकिन सरकार का कार्यक्रम वही समय का जो प्रवाह के साथ बदला नहीं है। इसीलिए किसानों का पर अभी बहुत ये परेशानी आ रहा है, इसको रुकना चाहिए। इसका जवाब मैं संतोष जी से चाहूँगा कि ये बात हो रही है कि सरकार समय के हिसाब से जो नीतिगत कदम उठाए जाने चाहिए इस क्षेत्र, चाहे हम कृषि की बात करें, कृषि के समावेशी विकास पर भी सवाल पूछे जाएंगे आज। इस क्षेत्र में भी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में क्या अभी भी हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम मानसून पर आधारित है फसलें हमारे देश की, पानी अगर नहीं है या सूखा पड़ जाता है तो उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो क्या इसके अलावा इससे आगे बढ़कर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम इसको और सुलभ बना सकते हैं, व्यवस्था परक बना सकते हैं? देखिए 2014-15 में खराब मानसून होने के बावजूद भी फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है जी। और आप देख रहे हैं कि जीडीपी में जो 17% देश की जीडीपी का हिस्सा है, उसमें भी 30% बागवानी का हिस्सा है जी। इसका मतलब निरंतर प्रगति तो हुई है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आज भी हम मानसून पर आधारित है। उसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, ड्रिप इरिगेशन को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है जी। और किसानों को इसके लिए सब्सिडी की मात्रा भी बढ़ाई है। हमने सौर ऊर्जा का भी वैकल्पिक उपाय सोचा है। जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत अच्छी पड़ती है, वहाँ सौर ऊर्जा को काफ़ी बढ़ावा मिला है, इस पर हमने सब्सिडी भी दी है। और हमने निरंतर तरक्की और शोध के द्वारा वो फसलें जिनको कम पानी चाहिए वो भी तैयार की है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मेरे क्षेत्र में माल्टा नहीं होता था जो बड़ी संख्या में होता है, मेरे क्षेत्र में जोजोबा नहीं होता था, एक बहुत पूर्ण व्यावसायिक फसल है जिसका किसान आज फायदा उठाने लगे हैं। तो किसानों की मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड भी अभी अनिवार्य रूप से सबको मिलने वाला है। तो फायदा तो चीज़ों का निरंतर हो रहा है, लेकिन बहुत काम अभी बाकी है, क्योंकि हम ईश्वर की मेहरबानी पे जिंदा है। आज भी मानसून पर जिंदा है, आज भी निरंतर पानी घटता जा रहा है धरती पर। तो ये सोच का विषय तो है, लेकिन सरकारें जो भी हैं निरंतर कोशिश करें। हमारी सरकार ने भी देखिए ये बागवानी मिशन जो अभी तैयार किया है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसमें काफ़ी मैं समझती हूँ कि आपको परिवर्तन दिखाई दे। ठीक है, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आज भी इंद्रदेव की कृपा यदि हम पर नहीं होगी तो हम उसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। अतिवर्षा और अवर्षा दोनों ही स्थिति कृषि के क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। जयप्रकाश जी, आप कैसे देख रहे हैं? खासकर से हम देखें इस बजट को, इस बजट में किसानों के लिए विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो हम ऐसी उम्मीद अब करें कि कृषि और समावेशी विकास के क्षेत्र में बेहतर काम अब हो पाएगा? सबसे पहले तो आपसे और देशवासियों को आपके माध्यम से
यह कहना चाहेंगे हम्म, कि खेती और मौसम, हम्म, हर राज्यों में खेती का ज़मीन का अलग अलग मियाज है। ठीक है। सरकारें आएगी और जाएगी, और किसानों के दरवाजे को शुरू में लड़ाई लड़ने का काम किए थे बिहार के सहजानंद सरस्वती जी, किसान नेता। जी। बाद के दिनों में मैंने कहा, जिनका नाम लिया स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, एग्रीकल्चर, खेती, कृषि, किसान। किसान शब्द को बोलने में लोगों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन किसान ऑर्गेनाइज संगठन है, वह जो है संगठित नहीं है, तो उसकी आवाज़ नहीं हो पाती है। हर सरकारों को, हर राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकार को लगातार किसान पर, खेती पर, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जी। तो आत्महत्या बढ़ते जा रहा है। अभी जो है यह वर्ष जो है 14-15 का है, आत्महत्या किसान का बढ़ गया। क्यों आत्महत्या बढ़ा? यानी किसान की माली हालत और समृद्धि का रास्ता और जो उसको साधन दिए जाते हैं उसको लौटा नहीं पाते हैं, मूल धन भी गया और जो सूद लगाया उसमें जो है उनको आत्महत्या करना पड़ता है, ग्लानि होती है। इसलिए कृषि पर ध्यान देना। आज पंजाब की खेती जो हमारा जो है बर्बाद हो रहा है। क्यों? खाद के कारण बर्बाद होते जा रहा है और उर्वरा शक्ति घटते जा रहा है। तो ज़मीन का हेल्थ कैसा, हमारा हेल्थ कैसा है, कितना किलोमीटर चल सकते हैं, क्या हमें बीमारी है, तो हम जितने भी खाद का उपयोग कर रहे हैं उससे हमारा खेती की उत्पादन क्षमता घटते जा रहा है। इसलिए जैविक खेती पर जोर देना और मौसम के मुताबिक खेत देना। बिहार में केले की खेती होती है, खास करके हाजीपुर के इलाकों में चिनिया केला और केले की खेती ज़बरदस्त, और भागलपुर के नौगछिया के इलाके में आज जो है इतना केला सप्लाई करते कि कल्पना नहीं। तो आज इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। हर राज्यों में एक से एक बागवानी खेती के माध्यम से एक चीज़ों को हम जो है बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मौसम के मुताबिक हमें जो है, और आर्सेनिक पानी में रहता है, उससे भी हमारा जो है खेत में भी जहर फैलता है, शरीर में जहर फैलता है। तो प्रदूषण को भी रोकना, ये भी बहुत साग बड़ी सब्जी चुनौती को बढ़ावा देना, ये हमारी जिम्मेवारी है और सरकारें की जिम्मेवारी है। इसीलिए पूरे के पूरे खेती पर विशेष ध्यान देंगे। उद्योग से देश नहीं हमारा बदलेगा, खेती से देश बनेगा। खेती से देश हमारा क्योंकि अन्नदाता बदलेगा। है किसान हमारे। बिल्कुल। हाँ। जितेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर बात हुई जैविक खेती को बढ़ावा देने की, मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाई जाए। विदेशों में इस पर भी रिसर्च हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में भारत में भी हो रहा है कि बंजर धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाए। क्या कुछ तकनीक उसमें उपयोग में लाई जाए कि हम मिट्टी की उर्वरकता और खेती में विशेष ध्यान दे पाएँ? आप कैसे देख रहे हैं? क्या किसानों को सही प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है? देखिए, संतोष जी ने भी बताया है, यहाँ पे इस अभी जो इस बजट में भी कुछ ये अनाउंसमेंट हो गया। जी। पिछले बजट में इसे होते रहता है, लेकिन हम एक किसान और कृषि को बचाने के लिए उसका बुनियादी स्तर से हम कुछ सोचने होंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए, आप कोई मरीज को सिर्फ जब उनका अंतिम वक्त पर हम दवा खिलाने से मरीज नहीं बचेगा। मरीज के, कोई मरीज होने का पहले कोई आदमी को उनका अपना इम्यूनिटी, जी, इसको खड़ा करने के लिए ये कदम उठाना पड़ता है। तो हिंदुस्तान का कृषि और किसानों के लिए वही बुनियादी योजना चाहिए, वो नहीं है। अभी हेल्थ कार्ड, ये सॉयल कार्ड, सिंचाई योजना लोग बोल रहा है, लेकिन जी, कितना ये योजना पहुंच पाएंगे हिंदुस्तान का किसानों का पास? आप देखने होंगे हिंदुस्तान का जो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर, उसका फीसदी ज़्यादा है, लेकिन ये जो योजना ये कहाँ जाएंगे? वो स्मॉल फार्मर के पास नहीं जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा बहुत प्रदेश है जिस पर गांव स्तर पर उनका एग्रीकल्चर का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। जी। तो ये जो बजट ये मई में, ये मार्च में घोषित हुआ है,
ये बजट घोषित होते 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 वही गांव में जो स्मॉल फार्मर, छोटा जो किसान है, उनको पहुंचते पहुंचते ये बजट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसे कॉस्मेटिक कोई दवाई नहीं है। ठीक है, हमको चाहिए, मतलब आपका ये कहना है कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो बजट का आवंटन हुआ है, वो धरातल पर उसका क्रियान्वयन होते होते वो जो असली हकदार है या जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, देखिए, इसलिए होना चाहिए सरकार को दोनों तरफ से, एक है ये रेवेन्यू और कैपिटल, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। हिंदुस्तान का हर गांव में एग्रीकल्चर का दफ्तर बनना चाहिए जी, एक्सटेंशन वर्कर होना चाहिए। ये आप कोई भी स्टेट में देखिए नहीं है ये। ठीक है, तो कौन पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे? उसका साथ साथ देखिए और भी है, बैंक का साथ किसानों का संपर्क, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस बजट में कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए बेहतर प्रशिक्षण की भी जरूरत है किसानों को जी। एक तो जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और कृषि प्रशिक्षण शिविर का, किसानों के प्रशिक्षण का, उन्नत खेती, बेहतर खेती, कम सिंचाई प्रबंधन में, ऊसर जमीन में भी कैसे हम अच्छे अनाज उपजा सकते हैं, हम ला सकते हैं। और अनाज का स्टोरेज का, जब अनाज हमारा उपजता है, आलू अगर हमारे खेत में रहता है तो जैसे आलू उपजता है उसके बाद चले जाने लगता है जो है वो बिचौलिए के हाथों में और मार्केट में जी, उसका भाव घटने लगता है। अगर किसानों के लिए हर एक ब्लॉक में, हर एक बड़े पंचायत में अगर जो उसको स्टोरेज करने का सरकार ने इंतजाम किया तो उससे क्या है कि उसके मूल्य को गजरे के भाव पर जो है बिचौलिया खरीद नहीं सकता है किसान के आलू को या कोई दूसरे साधनों को, जो आज हो जाता है। स्टोरेज होना चाहिए और इसके साथ साथ जो खेती के लिए आवश्यक संसाधन चाहिए, बैंक से कर्जा चाहिए, ऋण चाहिए, ज़्यादा उसको भागदौड़ नहीं होना चाहिए, सुलभ तरीके से किसान को मिलना चाहिए। ठीक है, किसान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सही प्रशिक्षण होना चाहिए, मेहनती जरूर हैं जी, तपस्वी जरूर हैं, जागरूक जरूर हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत को सही दिशा मिलनी चाहिए। दफ्तर तक दौड़ लगा करके अपने संसाधनों को इस्तेमाल करने में उनको परेशानी होती है जी। इसलिए किसान तक जो है सरकार जाए, सरकार किसान तक नहीं आवे। बिल्कुल ठीक है। देखिए और भी बहुत संक्षेप में देखिए, हिंदुस्तान में जो किसानों का, जब उनका अनाज कम पैदा होती है तब भी मरती है, ज्यादा जब पैदा होती है तब भी मरती है। बिल्कुल, किसान के साथ संकट बना हुआ है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक बहुत ही अहम सवाल आज पूछा जाना है औषधियों के मूल्य को लेकर के। स्वास्थ्य का ऐसा क्षेत्र जो हर इंसान से जुड़ा हुआ मसला है, आप कैसे देख रही हैं जो औषधियों के, जो दवाइयों के जो दाम बेतहाशा वृद्धि होती है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए? देखिए, अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान और भागा दौड़ से आज आप देख रहे हो कि नई नई बीमारियां घर करती जा रही हैं। और एक परिवार अपनी जमा पूंजी तब लुटा देता है जब उसके घर का कोई भी एक सदस्य बीमार पड़ जाए या वो बीमारी ऐसी बुरी हो कि उसके इलाज में काफ़ी बड़ा पैसा लग जाए, तो वो परिवार कर्जे के नीचे डूब जाता है। आज इलाज बहुत महंगा हो गया गांव में सब जगह, क्योंकि ग्रामीण हेल्थ सेंटर्स जो हैं उन पे उनका इलाज नहीं होता, तो बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। इसके लिए हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जेनरिक दवाइयों का निर्माण हो, औषधि नियंत्रण हो और औषधि में लागत के हिसाब से औषधि की प्राइस बने जी। ये कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ऐसे रोगियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष से काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करें। जयप्रकाश जी, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इसमें, फिर ब्रेक लेना है। बहुत संक्षेप में। हेल्थ कहावत है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost. हेल्थ और करेक्टर में एक संबंध है और हेल्थ के प्रति हमको जागरूक होना सबको चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। जो कैंसर जानलेवा बीमारी है जी, हार्ट पेशेंट
हमारा जानलेवा बीमारी है, किडनी का है। आज उन दवाओं का दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। मरीज के आंखों में आंसू है, घर में खाने को दाने नहीं है। मरीज जो है एम्स में आते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में आते हैं, हजारों तरह के उनको इलाज के लिए जो है जांच करवाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। इसीलिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि हेल्थ सब सेंटर को नीचे ले जाना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। 6-6 महीना तक एम्स में इलाज के लिए लोग नंबर लगाते हैं और 20-20 डेट पड़ते हैं। ये दुखद है, इसमें सुधार होना चाहिए। और दवा जो महंगे हो गए हैं मिलते हैं, उस पर भी इसको जो है नियंत्रण होना चाहिए। कम दाम होना आर्थिक चाहिए। रूप से जो संपन्न वर्ग है उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के तबके के लोग हैं, जिन्हें भरपेट भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता हो, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जुटाना आज भी बहुत मुश्किल है। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। एजेंडा में फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कार्यसूची में क्या कुछ खास होगा, बातचीत होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एजेंडा, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं लोकसभा में आज दिन भर की होने वाली कार्रवाई पर और अहम बिंदुओं पर होने वाली बातचीत पर। मेरा सवाल अब जयप्रकाश जी आपसे, रेल बजट पर सामान्य चर्चा पहले से शुरू हो चुकी है, आज वही चर्चा जारी रहेगी। पूरे रेल बजट पर जिस तरह की चर्चाएं हुई, आप मान रहे हैं कि रेल के क्षेत्र में बेहतर नीतियों के साथ सही क्रियान्वयन अब हो पाएगा? देखिए, रेल के मामले में देश जान रहा है और इसकी हवा देश की सीमा के बाहर भी चली गई। भारी हताशा और निराशा जो है रेल डिपार्टमेंट में है। और प्रभु जी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और मैं कहूँ कि विद्वान लोग हैं, लेकिन प्रभु जी की कृपा रेल पर नहीं हुई और यात्रियों पर नहीं हुई। आज जहाँ रेल जो है 2007 और 8 में रेलवे का ऑपरेटिंग कैश बैलेंस था 6 अरब अमेरिकी डॉलर। जी। 2016 और 17 में इसका दिवाला निकल गया और ऑपरेटिंग कैश लॉस हो गया 5 अरब डॉलर। इसका जवाब माननीय प्रभु जी को, सदन को देना पड़ेगा, देश को देना पड़ेगा। और आपने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन रेल का नहीं आया और आज निराशा है और हताशा है सुरक्षा के मामलों में, संरक्षा के मामलों में, सफाई के मामलों में, बेड के मामलों में, खान पान के मामलों में। और जहां तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय लालू जी ने रेलवे का मुनाफा बढ़ाते गए और यात्री किराया घटाते गए, और वह आईना सामने है जिसकी प्रशंसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर देशों दुनिया ने भी किया, हर दलों ने भी किया। हम ये मानते हैं कि 7वां वेतन आयोग जब आएगा तो 30,000 करोड़ का कटोरा लेकर के जो है प्रभु जी को सामने आना पड़ेगा। इनको चक्का घुमाने के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा और इनकी जर्जर संपत्ति को बचाने के लिए भी जो है नहीं मिलेगा। अपने खर्च का भरपाई ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको सुन लीजिए, यात्री और माल भाड़ा बढ़ता गया, व्यापार इनका घटता गया, यातायात में 11% यानी 17,000 करोड़ जो है कम हुआ है। स्थिति बहुत ही खराब है। और ये जो है राकेश मोहन ने 2001 में जो है ये कहा था कि स्थिति बद से बदतर हो जाएगी जी। लेकिन उसकी भविष्यवाणी फेल हुई और 2004 से 9 तक जब है तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय लालू जी थे तो देश में सबसे अधिक रेल जो है अपनी कमाई भी किया, माल भाड़े से भी, और जो है रेलवे का नाम भी ऊंचा किया। तो आज जो है इसको फास्टर बनाना है, हैवियर बनाना है, लॉन्गर बनाना है, निजी हाथों में नहीं सौंपना है, निजी हाथों में जा रहा है। इसलिए स्थिति बद से बदतर है। इसीलिए ट्विटर वाला से काम नहीं चलेगा, सेमिनार से काम नहीं चलेगा। हे प्रभु आनंद दाता, रेल का जो है ज्ञान लीजिए और जब बढ़िया बढ़िया काम करके यात्री को सुविधा दीजिए, नहीं तो रेल का तो जो है स्थिति बद से बदतर हो गया। अब रेल का बड़ा बुरा दिन है, बहुत बुरा दिन है। संतोष जी, प्रभु को सद्बुद्धि मिले ऐसा कह रहे हैं आरजेडी सांसद, आप कैसे देख रही हैं? सामान्य
जेपी भाई साहब को जी मैं बताना चाहूँगी, हिंदुस्तान में पहली बार रेल बजट का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। क्यों किया है? क्योंकि रेल किसी भी देश की धमनियों में दौड़ने वाला लहू है। बिल्कुल। रेल एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को जोड़ने वाला एक माध्यम है, अपनों से अपनों को मिलाने वाला एक तरीका है। भावनात्मक लगाव जुड़ा होता है रेल से भी। बिल्कुल। रेल किसी भी देश के लिए स्टेटस सिंबल के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का एक पूरा का पूरा चित्र प्रस्तुत करता है। जी। और देखिए अभी तक 2014-15 से पहले तक रेल की दुर्गति का उदाहरण एक छोटा सा पेश करना चाहूँगी। मेरे यहाँ लुहारू से सीकर एक छोटी सी रेल चलती थी, 6 वर्ष से बंद पड़ी थी। और वो झुंझुनू वो जिला है जिसने हिंदुस्तान की सेना में सबसे अधिक सैनिक दिए, जी। सबसे अधिक शहीद दिए। उन लोगों को अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए अपना बिस्तर कंधे पे रख के धक्के खाने पड़ते थे, बसों में जाना पड़ता था। वो रेल हमारी इस सरकार ने चलाई। एक बात मैं छोटी सी कहना चाहती हूँ, जो मौजूदा ढांचा है रेल का, उसको दुरुस्त और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया इस बजट में। बजाय नई घोषणाओं के, नई बड़ी रेल लाइनों की घोषणा हो जाती, नई रेलों की घोषणा हो जाती, कभी भी वो घोषणाएं धरातल पे आती नहीं। उससे बेहतर ये था कि लचर उस ढांचे को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से खड़ा किया जाए। सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हाइजीन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, सैनिटरी की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात बायो टॉयलेट्स, और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सारी महिला बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि उनकी सुरक्षा और उनका रिजर्वेशन, उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, हमारे लिए तो रेल एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आया है। एक आदर्श बजट आप मान रही हैं? बहुत अच्छा बजट। ठीक है जितेंद्र जी, आपने विरोध भी सुना, आपने समर्थन भी सुना, रेल बजट को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, संतोष जी बताए है यहाँ पे, उनको तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उनको तो समर्थन कुछ तो कर देना ही होंगे। जी जी। तो आज जो ये महिलाओं के लिए ये जो आरक्षण, सुरक्षा, वो तो जरूर ऐसा कुछ कदम उठाया गया, उसको हम वो सराहनीय है। हाँ, सराहनीय है। लेकिन ये देखिए, एक पार्लियामेंट में एक कहा जाता है, दुनिया में हिंदुस्तान का जो रेलवे एक तीसरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम है, तीसरा क्यों होंगे? दुनिया का जो हिंदुस्तान का आबादी है 2 नंबर में हो, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, तो 1 नंबर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो हो नहीं पाया। उसके साथ देखिए, ये जो प्रभु जी एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पर उनका हम मानते हो बहुत पढ़े लिखी विद्वान लोग हैं जी। पहला उनका बजट में ये पिछले साल में थोड़ा कोशिश किया है, लेकिन इस साल में आकर ये मेरा दोस्त जेपी जी ने जो बताया है जी, ये निजीकरण, जो प्राइवेटाइजेशन को पास पहुंचा देने के लिए उनका पूरी जो कोशिश थे, ये क्यों ऐसा हुआ मेरे को ये जानकारी नहीं है। लगता है मोदी जी जिससे असहमत हैं इससे। हाँ, मोदी जी जैसे वहाँ पे निजीकरण में ले जाना चाहते हैं, उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज करके वो जो पहला साल उनका जो कोशिश था जी, जो उम्मीद था, वो थोड़ा घटा हो गया। संतोष जी, विरोधी दलों को निजीकरण से आपत्ति है। मैं आऊंगा जयप्रकाश जी आपके पास। जी देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेक इन इंडिया के तहत वैगन हमारे यहाँ बने, इंजन हमारे यहाँ बने, और जो पटरियाँ पहले दुरुस्त नहीं थी, रेलें बहुत लेट पहुँचती थी, उनमें सुधार हुआ है। रेलों के फेरे बढ़े हैं जी, समय सारणियों में उचित व्यवस्था की गई कि समय पर रेल पहुंचे। 6-6 घंटे विलंब से चलने वाली रेलें भला हमारे लिए उपयोगी थी कभी? इस चीज़ में भारी परिवर्तन हुआ, आपको देखने को मिल रहा। 2015 से लेकर आज हम 2016 में बैठे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितना उसमें बढ़ा है। आप निजीकरण की विरोध की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि रेलवे के पास जो वेस्टलैंड पड़ा है जिसपे अतिक्रमण हो रहे हैं या उनसे आय नहीं हो रही है, वो अगर हम किसी निजी हाथों देकर उससे अगर पैसा कमाते हैं, आय का स्रोत बनाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आई कि इसमें बुरी बात क्या है। वो तो ऑलरेडी पड़ी थी लैंड, तो ठीक है। और
अगर संतोष जी, जन सहभागिता, आंकड़ा तो ही नहीं बोलते अगर हैं अगर ना। अगर सहभागिता के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव है तो मुझे बता दें। घर में बीबी की सहभागिता के बिना घर नहीं चलता है। तो सहभागिता जनता की अगर है ज्यादा से ज्यादा, नारी शक्ति का तो सम्मान करते ही हैं हम लोग। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो। जी, लेकिन अपोजिशन की भी तो सहभागिता चाहिए उसके लिए। सहभागिता है ना, हम सब बैठ के सदन में काम करते हैं, आलोचना समालोचना सब करते हैं। जी। ये आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जी। आप तो बहुत एक्टिव सांसदों में आते हैं और आप जो सुझाव देते हैं आपकी बात सुनी जाती है। जी, जयप्रकाश जी, सत्ता पक्ष का कहना है कि व्यवस्थाएं बनाई हैं और नई व्यवस्थाएं इसलिए शुरू नहीं की गई कि जो पहले खराब है उससे पहले सुधारा जाए। देखिए, सत्ता पक्ष का अपने कहने का तरीका अलग है, तजुर्बा भी अलग है, ठीक, और ज्ञान का स्वरूप भी अलग है। काले धन को लाएंगे, अच्छे दिन को लाएंगे, महंगाई को घटाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, जीरो टॉलरेंस करेंगे। जाने दीजिए इन बातों को। मेक इन इंडिया, रेल आज जनता से कट गया है, ग्राहकों से कट गया है और रेल कर्मियों से भी कटते जा रहा है। रेल 9 घंटा लेट आती है, कल भी 9 घंटा लेट आई। कल की बात, पूर्वा एक्सप्रेस 9 घंटा लेट जो है दिल्ली स्टेशन पर पहुंची है। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, रेल बजट चल रहा है। और मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, रेलवे चला गया बैक इन इंडिया में। बैक इन इंडिया, बैक इन इंडिया, बैक इन इंडिया। हमको जो सराटे से जो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, ये अहमदाबाद से बम्बई की बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। बुलेट ट्रेन हमें जो है 1000 2000 जो है साधारण ट्रेन चलाइए, समय पर चलाइए, समय पर चलाइए। बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। गरीबों को जो है लाइफ लाइन रेलवे हमारा है, यही सबसे बड़ा। सड़क आदमी को ढो सकता है, जहाज आदमी को ढो सकता है, रेल ही है जो आदमी को और माल को ढोता है। जी, और यह जो है जर्सी गाय, लोगों ने मजाक किया, लेकिन आदरणीय लालू जी ने कहा था ये जर्सी गाय है, इसकी सेवा करो। ये इतना ताकत देगा, इतना दूध देगा कि देश का समृद्धि का रास्ता जो है रेलवे से भी बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन जो है प्रभु जी का रेल, प्रभु जी के कृपा। संतोष जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये बातचीत है कि बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए हमको, जो पहले से अव्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, वो ज्यादा जरूरी है। समय पर ट्रेन आई जाए, उसी का प्रयास किया गया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मौजूदा जो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जर्जर है, वो बहुत लचर है। रेलगाड़ियां समय पर चल नहीं पा रही है। हमारी रेलगाड़ियों के वैगन्स की आप हालत देखिए, सीट्स की हालत देखिए। आज अगर रेल में सुधार होकर, और किसको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, देश को आधुनिकता के साथ मौजूदा आधारभूत ढांचे में मजबूती चाहिए। दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजों का साथ करना चाहिए। हम नकल किसी की नहीं कर रहे। अपनी समृद्धि का रास्ता अपने दरवाजे से ढूंढ निकालना है। भारत ने, आपको कहना चाहूंगी, कभी भी नकल नहीं की। भारत विश्व गुरु था पहले भी, और आज उसी दिशा में फिर पुनः भारत बढ़ता जा रहा है। हमें नकल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन समय की मांग के अनुसार आते जा रहे हैं, अगर हम समय के साथ नहीं चले, अगर वक्त के साथ ताल से ताल हमने नहीं मिलाई, तो कौन पिछड़ जाएगा? हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए आधुनिकता के साथ मौजूद जो ढांचा है उसमें दुरुस्तीकरण, उसमें मजबूती, रेलों के ढांचे को पूरे को दुरुस्त करके अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि प्रभु जी को अप्रिशिएट करना हम सबका काम। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, अब जो बताना चाहता हूँ, ठीक है, जरूर बुलेट ट्रेन जरूर है, लेकिन अभी नहीं है। क्या जरूरत है अभी? हिंदुस्तान का हर कोने में जहाँ पे अभी तक रेल नहीं पहुंचा। मैं उत्तर पूर्व क्षेत्र से आता हूँ, अभी भी हर कैपिटल में नहीं पहुंचा, राजधानी बहुत सारे राज्यों की राजधानी ऐसी है जहाँ पर रेल नहीं पहुंच पाई है। बहुत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पहुंचा है जी। उसके बाद बुलेट ट्रेन क्यों? उससे भी कोई गतिशील कोई हो तो ले आइए, एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट। लेकिन 1% लोगों के लिए आप आधा फीसदी बजट ये महत्वपूर्ण बात जा रहा है जी। बुलेट ट्रेन हो, उससे भी ज्यादा और भी कोई टेक्नोलॉजी हो, ले आओ, होनी चाहिए। लेकिन उसका पहले आम आदमी का पास हर कोने में हिंदुस्तान का हर लोगों का पास पहुंचाइए रेल को। ठीक है, सेफ्टी दीजिए, टाइमिंग दीजिए, उनको सुविधाएं दीजिए। ये जरूर आपकी इस बात से हम सहमत हैं जी, कि रेल देश के प्रत्येक हिस्से को छुए,
ग्रामीण शहरी इलाकों को टच करे, वहाँ के लोगों को भी रेल सुविधाएं मिले, रेल सुरक्षित रहे, रेल समय पर पहुँचे, रेल साफ सुथरी व्यवस्थाओं के साथ चले, ये सब चाहते हैं। और इसी के प्रयास, आपने अगर ध्यानपूर्वक रेल बजट पढ़ा हो तो मैं समझती हूँ एक आम आदमी भी इस चीज़ को आज महसूस कर रहा है। जी, हम यहाँ बैठ के कुछ बोलने के मकसद से बोलें वो बात तो दूसरी है, मगर भाई साहब जयप्रकाश जी ने कहा कि देखिए जरूरत है और जरूरत तो निरंतर बनी रहेगी सुधार की, लेकिन फिर भी सुधारात्मक कदम हमारे उस और बढ़े हैं, ठीक इस है। बात से भी डिनाई नहीं करना। बहुत अंतिम प्रक्रिया जयप्रकाश जी, पूर्वक आपके तो पास आ हमने रहा सुना, लेकिन ज्ञान पूर्वक रेल बजट क्यों नहीं बनाए? है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुना, ज्ञानपूर्वक नहीं है। आपके मैं जो बताना चाहूँगा, ठीक है, वो जो चर्चा हुई है बहुत अच्छा हुआ है। जी। अभी संतोष जी यहाँ पे ये सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि है। जी। आज 8वां मार्च है आज, जी, महिला दिवस है आज। महिला दिवस दिवस। पर बधाई संतोष देते जी हैं। को ये Thank हम you. बोलेंगे, जो ये महिला संरक्षण उसको लाने के लिए संतोष जी की तरफ मेरी से मदद कीजिएगा आप। आप मेरी जरूर मदद कीजिए। आप बिल्कुल, उठाइए। बिल्कुल। पूरा बधाई आपको यहाँ। मैं बिल्कुल उस भाइयों दिन से मोदी इस जी को बात- हमारा सांसद ने पूछी थी, जी, लेकिन मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जी जी, आप लोग साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी सब हो जाएगा। हाँ, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और एजेंडा से जुड़े महत्वपूर्ण मायने हमें और दर्शकों को समझाने के लिए। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। आज चूँकि महिला दिवस है, लोकसभा टीवी भी अपने चैनल के माध्यम से विश्व की सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि आप महिलाएं हैं, आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है, आप 2 परिवारों की धुरी हैं। अपने सामर्थ्य और शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।